हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के लिए मतलब नया सीरीज़ लेकर आया गया है। इसमें आपको 2025 में होने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के संबंधित आपको वन शॉट रिवीजन के अंतर्गत साइंस के सिलेबस को लेके चला जा रहा है। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 3 मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर तीसरा है और इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। आइए, अगर आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए, वन शॉट रिवीजन। अगर ये कोई बच्चा कमज़ोर है तो इस वीडियो को देख करके अपने अच्छे मार्क्स ला सकता है। चलिए, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पहले उसका परिभाषा देखेंगे, फिर उसको एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख के नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा चैप्टर 3 होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। आइए पहले समझते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो सोडियम का प्रतीक होता है Na को अगर तोड़ा जाए तो ये सोडियम Na+ हो जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर से मुक्त कर सकता है। तो ये अगर मुक्त कर रहा है तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये धातु है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि धातु के कुछ न कुछ गुण पाए जाते होंगे। अब हम लोग जानेंगे धातु के गुण। तो धातु के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला, धातुओं में धात्विक चमक होती है। जैसे शुद्ध रूप से धातु की अगर सतह जो होती है चमकदार होती है, इस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा, धातुओं पर लेप या पालिश करके उनकी सतह को भी चमकदार किया जा सकता है। जैसे तांबा, गोल्ड, चांदी, एल्युमिनियम, इस प्रकार के ये जो होंगे इसको हम चाहें तो पॉलिश करके चमकदार बना सकते हैं। अपवाद में आता है आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, लेकिन ये अधातु होती है। ठीक है, तो कुछ प्रकार से ऐसे अपवाद भी आ जाते हैं। तो ये आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी ये कैसी है, चमकती है। तो ये अपवाद में आता है। नेक्स्ट होता है कि जो धातुएं होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा के चालकता का कार्य करती हैं। तो लिख सकते हैं कि धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अपवाद इसमें भी आ जाएगा कि ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन विद्युत का कैसा है, सुचालक होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है कि जो चांदी है धातु का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है विद्युत का। अब हम लोग देखेंगे तन्यता का गुण। तो जो धातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि तन्यता क्या होता है। तो तन्यता आपको बता दें कि अगर धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाया जाता है तो उसी को ही क्या कहते हैं, तन्यता। सबसे अधिक तन्यता जो होता है सोना में पाया जाता है, क्योंकि 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तार के रूप में खींच करके बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए देखते हैं कि जो सोना होता है इससे आभूषण बनाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आभूषण बनते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के इनको घुमा के आकृति आकार देना होता है। तो इसके सोना के जगह अगर अन्य कोई धातु लेंगे तो वो टूट जाता। लेकिन सोना में तन्यता का गुण पाया जाता है। आप इसको कितने 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर दूर फैला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक इसमें तन्यता पाया जाता है। कठोरता, सामान्यतः धातु कठोर होती हैं, लेकिन धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे सोना, चांदी, गोल्ड, ये सब क्या होंगे, ये सब कठोर होते हैं। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो एक धातु है जिसका नाम है मरकरी अर्थात Hg। ये क्या है, ये धातु होते हुए भी द्रव में पाया जाता है। इस प्रकार के जो अपवाद होते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम धातु होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसी के बीच बीच में मैं आपको नोट पॉइंट्स भी बताते चलूँगा, तो आप इस बात को लिख सकते हैं। और पूछता भी है कि वह कौन से धातु हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट बात है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अगर इनको वातावरण में से खुले रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और आग लग जाती है। दूसरा हम जानेंगे कि धातुओं में धात्विक ध्वनि पाई जाती है, अर्थात
धातु ठोस सतह से टकराने के बाद या दो धातुओं को परस्पर रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ही हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे स्कूल की घंटी की ध्वनि कैसी होती है? क्यों? स्कूल की जो घंटी होती है धातु की बनी होती है, इसीलिए वो घंटी में ध्वनि उत्पन्न होता है उसको आघात पीटने पे। ठीक। अब दूसरा हम लोग जानेंगे आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता धातुओं में केवल पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो धातुएं होती हैं उनको पीट पीट कर एक पतले चादर के रूप में बना सकते हैं। इसी क्या कहते हैं? धातुओं की वर्धनीयता का गुण कहा जाता है। सोना और चांदी एक आघात वर्धनीयता धातु है। ठीक ना? इसको हम पीट पीट कर बढ़ा सकते हैं। आघात वर्धनीयता के कारण तांबा, चांदी, एल्युमिनियम आदि धातु का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। इनमें ज़्यादा पीट कर फैला सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसका बर्तन बनाते हैं। अगला हम जो लोग जानेंगे कि धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है? देखिए, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप 1 नंबर वाले प्रश्न जरूर कर जाएंगे। पहला नंबर की धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होता है। जैसे लोहे का जो गलनांक होता है अर्थात जो लोहा होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि जो लोहे का गलनांक है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे गैलियम और सीजियम धातु के गलनांक कम है। इनको हाथ में रखने पर ये क्या होने लगते हैं? गलने लगते हैं। तो कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जिनको गलनांक कम होता है, जिसका नाम है गैलियम और सीजियम। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इतना बात पढ़ लिए धातु के बारे में। अब हम समझते हैं अधातु। तो अधातु वे धातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे इसमें क्या धातु अगर रहेगा धातु, तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। इस बात को ख्याल रखिएगा। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देना होता है। ठीक है? तो अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और आपको पहले चैप्टर में बताया भी है कि अगर कोई तीर के बाएं तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन बनाता है। तो अर्थात जो अधातु होती है वो ऋण आयन होती है, ऋण आवेशित होती है। अब हम लोग जानेंगे अधातु के भौतिक गुण। जिस प्रकार से धातु के कुछ न कुछ गुण होते हैं, उसी प्रकार से अधातुओं के भी गुण होते हैं। जैसे अधातु जो होते हैं ये सामान्यतः ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो ब्रोमीन एक अधातु होते हुए भी द्रव अवस्थाओं में पाई जाती है, लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। तो ये जो अपवाद वाली बात बता रहे हैं, आप इसको नोट कीजिएगा कि जो ब्रोमीन अधातु है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं अपवाद के रूप में कि सिलिकॉन का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो आयोडीन एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें क्या पाई जाती है? चमक। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? आयोडीन। क्या बताएंगे? आयोडीन। अधातु सामान्यतः ठोस नहीं होती है, लेकिन हीरा एक क्या है? ठोस है, कठोर। अब हम लोग जानेंगे कि अधातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद के रूप में देखें तो ग्रेफाइट एक क्या है? ये अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं, पूछता है परीक्षा में 5 नंबर में, 5 से 3 नंबर के बीच में, कि धातु और अधातु के बीच अंतर बताइए। तो आप एक तरफ लिखेंगे धातु, दूसरे तरफ लिखेंगे अधातु। जैसे अब हम लोग समझते हैं कि धातु और अधातु में अंतर। जैसे एक तरफ लिखेंगे धातु, दूसरी तरफ लिखेंगे अधातु।
तो जो धातुएं होती हैं इसको लिख सकते हैं कि सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होती हैं, लेकिन अधातु में लिखेंगे ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। दूसरा लिखेंगे धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, अर्थात इनको अचानक हल्का सा चोट देके तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अधातु क्या होती है, भंगुर होती है, हल्का मात्र गिर जाने से ये क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आगे है कि धातु के आपस में टकराने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु को आपस में टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि धातु जो होती है आघातवर्धनीय होती है, मतलब इसको चादर के रूप में इसे पीट के फैलाया जा सकता है, लेकिन अधातु को हम चादर के रूप में नहीं फैला सकते हैं। दूसरा है कि धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धातु जो होता है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, लेकिन जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। अब हम लोग धातु और अधातु दोनों देख लिए, तो अब हम लोग जानेंगे उपधातु, अर्थात वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक Ag, इसको बोलते हैं एंटीमनी, और बिस्मिथ और जर्मेनियम। उपधातु को न तो धातु के साथ और न ही अधातु के साथ रखा जाता है, ये अलग होते हैं। जैसे उपधातु जो होगा मतलब इनमें धात्विक और अधात्विक दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको उपधातु कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो पहला नंबर, जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कराया जाए तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड। और सभी धात्विक ऑक्साइड क्षार होता है। जैसे अगर Mg मैग्नीशियम धातु ले लें और इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक। अगर धातु का जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाए, धातु का जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो यह जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे अगर सोडियम ले लें और H2O ले लें, सोडियम एक धातु है तो क्या बनेगा? NaOH बन गया और क्या बन जाएगा? H2, मतलब कि हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर हम धातु लिए हैं और उसको तनु अम्ल में डाल देंगे तो क्या होगा? जैसे जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे सोडियम ले लें और HCl ले लें, सबसे मतलब कि प्रबल अम्ल यही है, तो क्या होगा कि NaCl लवण बन जाएगा और H2 क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। इसी प्रकार से मतलब देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया है और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। अब हम लोग जानेंगे कुछ अन्य बातों में, जैसे अम्लराज क्या होता है, चाहे एक्वारजिया क्या होता है, ये पूछता है। अगर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाया जाए तो इस मिश्रण को कहते हैं एक्वारजिया। क्या कहते हैं? एक्वारजिया, या फिर हम अम्लराज कहते हैं। दूसरा होता है कि सोना तथा प्लेटिनम को एक्वारजिया में आसानी से गला सकते हैं। सोना और प्लेटिनम को धातु को गलाने के लिए एक्वारजिया का उपयोग करते हैं। इन दोनों में से अकेले सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम नहीं होता है। अगर चाहें कि केवल हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोना को गला दें तो नहीं गलेगा, अगर चाहें अकेले नाइट्रिक अम्ल के साथ सोना को गला दें तब पर भी नहीं गलेगा। इन दोनों को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाकर गलाएंगे तब जाके ये गलने वाले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अब याद रखिएगा कि एक्वारजिया क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे सक्रियता श्रेणी। जैसे सक्रियता श्रेणी मतलब उसको बोलते हैं रासायनिक श्रेणी जो होती है, ये सोडियम तथा कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, लेकिन Au सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। ये जो होता है धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है। जैसे सबसे अधिक पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे थोड़ा सा कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सल्फर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो घटते क्रम में इनको लिखा गया है, इससे ये पता चलता है
कि ये जो ऊपर वाला तत्व लिखा गया है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके नीचे वाला उससे कम क्रियाशील है। अब हम लोग जानेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। जैसे धातुओं का रासायनिक गुण होता है, अगर पूछेगा तो आप धातुओं का जल के साथ, धातुओं का अम्ल के साथ, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से अधातु भी अगर पूछता है तो अधातु का अगर ऑक्सीजन से क्रिया करवाएं, पहला करवाते हैं अधातु का ऑक्सीजन से क्रिया, तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे अगर सल्फर ले लें और ऑक्सीजन ले लें, इन दोनों को मिला देंगे तो सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। इसी प्रकार के अगर अधातु का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर हम N2 ले लें और H2 ले लें तो क्या बनाएगा, NH3 मतलब अमोनिया बनाएगा। इसी प्रकार से अधातुओं का तनु अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे। अब पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखिएगा कि Al2O3, ZnO और PbO ये क्या होते हैं, उभयधर्मी अभिक्रिया होते हैं। उभयधर्मी अभिक्रिया मतलब कि कुछ धातुओं को ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रवृत्ति के गुण रखते हैं, इसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सबसे भारी तत्व पूछेगा तो यूरेनियम और सबसे हल्का पूछेगा तो हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु आर्सेनिक, सबसे भारी धातु ओसियम होता है और सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। ये महत्वपूर्ण है, आप इस बात को याद रखिएगा। सबसे भारी गैस रेडान होती है और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अब हम लोग समझेंगे कि अक्रिय गैस क्या होता है। तो वे गैस जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो सदैव मुक्त रहते हैं, उसे हम कहते हैं अक्रिय गैस। ये पूछता है तो ये देखिए, हे नी अर कर जीरन आरा, मतलब जो आवर्त सारणी में जो लास्ट वाले तत्व पाए जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, अक्रिय होते हैं। हाइड्रोजन, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये सब जितने भी ऑक्सीजन आप जितने भी गैसीय तत्व देख रहे हैं, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला देखें तो नोट पॉइंट में हम लोग याद रखेंगे कि जो हीलियम एक सबसे हल्की गैस है जो गुब्बारा में भरा जाता है। नियान गैस ट्यूबलाइट में भरी जाती है। आर्गन गैस जो होता है बल्ब में भरा जाता है। रेडान गैस जो होता है ये सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाने वाला अक्रिय तत्व, अक्रिय गैस है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस धातु और अधातु वाले चैप्टर में आपने धातु के बारे में पढ़ा, उनके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अधातु के बारे में पढ़ा, अधातु किसे कहते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, क्रियात्मक श्रेणी पढ़ा आपने, उपधातु पढ़ा। तो इस प्रकार से अगर इसमें से जो भी टॉपिक अगर आपसे पूछता है तो आप इसका अच्छा एक प्रॉपर नोट्स बना के अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं। ये सबसे हैंड रिटन शॉर्ट्स नोट्स है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस 91, इस पे जाके इस हैंड रिटन PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम तक 1 शॉर्ट्स वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे कि आपका जो चैप्टर है पूरे एक वीडियो में कवर हो सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।